14 अगस्त 1990 को एक जेलर कलकत्ता की जेल में एक कैदी से मिलने जाता है और बोलता है कि आपको आज फांसी होने वाली है। तो कैदी बोलता है, जेलर साहब, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ और मैं गरीब था इसलिए मेरी सुनवाई नहीं की गई है। ऐसा बोलता है। जेलर उस स्थिति में नहीं था कि उसकी बात सुन सके और फांसी के लिए वो सब फॉर्मेलिटीज़ होने लगती है। उस कैदी को लाया जाता है, नहलाया जाता है और जब उसके पास जल्लाद आता है और जल्लाद जब कपड़ा उसके ऊपर डालने लगता है तो वो जल्लाद से भी यही बात बोलने लगता है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है और मैं गरीब था इसलिए मेरे को फांसी हो रही है। क्या मैं मर जाऊँगा, मेरे को फांसी की सज़ा हो जाएगी, इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाएगा या उस जिसने जो किया है वो कार्रवाई होगी या वो उसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन कुछ नहीं बोल पाता है जल्लाद, सिर्फ वो बोलता है मेरा काम है फांसी देना और वो फांसी दे देता है। फांसी दे देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर नब्ज देखता है। नब्ज देखने के बाद डॉक्टर बताता है ये मर चुका है। उसको वहाँ से उतारा जाता है और उसके परिवार वालों से, उसकी पत्नी से बोला जाता है कि आपके पति का ये दोस्त था इसलिए इसको फांसी दी गई है, ये अपने पति की जो अंतिम संस्कार है उसको करिए जिस प्रकार से आपको करना है। लेकिन वो पत्नी उस पति की लाश को लेने से इनकार कर देती है, बोलती है यदि इसमें आप जान डाल सकते हो तो मैं इसे ले जाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं ले जाऊंगी। कैसी कहानी है जिसने 21वीं सदी में होने वाली फांसियों में सबको संशय में डाल दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसको फांसी तो दी गई लेकिन लगता था शायद वो निर्दोष है। कलकत्ता का ये कहानी है कलकत्ता की, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, आज इस कहानी में हम जानेंगे किस प्रकार से 21वीं सदी की ये फांसी सनसनी में बनी रही। लोगों ने इस फांसी का विरोध भी किया, फांसी होने के पहले भी, फांसी होने के बाद भी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो व्यक्ति वाकई में निर्दोष था? इस कहानी के माध्यम से सभी प्रकार की वो कहानी की जो घटना है वो आपके सामने रखते हैं। बात है 1990 की। 1 मार्च 1990, कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक अपार्टमेंट का नाम है आनंद अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी जो ज्वेलरी का काम करते थे, इनका बिजनेस था। एक लड़की जिसका आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देकर के घर आई थी अपार्टमेंट में। तारीख थी एक, थक जाती है, 2-4 घंटे आराम करने का बोलती है, आराम करने लगती है और माँ करीब 5:30 बजे, 5:20 25 मिनट पर रोज़ की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मंदिर जाती है माँ और जब माँ लौटकर मंदिर से घर आती है तो उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। कुछ समय बाद नॉक करने के बाद, खटखटाने के बाद गेट नहीं खोला जाता है तो फिर माँ चिल्लाने लगती है, किसी भी तरह से गेट खोला जाता है। जब उसको अंदर देखती है माँ तो पूरा कमरा खून से लथपथ है। लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, लड़की को चोट है, हड्डी टूटी है, कहीं पर चोट है और ये सब देख के पता लगाया जा सकता था कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है। वो कुछ नहीं देखती है, लड़की को गोद में उठाती है, लिफ्ट से नीचे ले जा करके और डॉक्टर के पास ले जाती है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की की नब्ज देख करके लड़की तो मर चुकी है, माँ चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है और माँ फिर से ले आती है। वहाँ वैसे ही रख देती है, कपड़े उसके ऊपर निकाल के कपड़े को उससे ढक देती है। फ़ोन करती है पति को। पति करीब 7:30 के आसपास आता है और जब देखता है तो वो भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी आती है 8:30 के आसपास। जब पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करते करते पुलिस परेशान हो जाती है, आखिर किया किसने है। तो उससे पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक है? उसके पति से, उस महिला के यानी यसुमती पारिक के पति से, और लड़की थी जो, उस लड़की के पिता से, कि आपको किसी पर शक है। तो वो व्यक्ति बोलने लगता है, इससे पहले एक घटना हुई थी 1-2 बार। घटना ऐसी हुई थी कि जो गार्ड था, 1 मार्च का दिन था जब लड़की आई थी हमारी, तो लड़की अपनी माँ से शिकायत करती है कि गार्ड अंकल हमें इशारा कर रहे थे, गलत गलत इशारा कर रहे थे, हमें उसके पास नहीं जाना था। तो उसकी माँ उसको डांटती है और बोलती है ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसको डांट कर शांत करवा देती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। दोबारा 3 मार्च का दिन है 1990 का, दोबारा गार्ड बोलता है उसी लड़की से कि
इसका नाम है गार्ड का धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी गार्ड है जो, वो उस लड़की से फिर से बोलता है कि सिनेमा घर चलते हैं, फिल्म देखते हैं, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। वो लड़की फिर से अपनी माँ से यही बात बोलती है, इस प्रकार से गार्ड अंकल बोल रहे हैं फिल्म देखने के लिए, सिनेमा घर साथ में चलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये उसकी माँ को भी गुस्सा आता है कि ये दोबारा भी इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये बात वो अपने पति को बोलती है। जैसे ही पति को बोलती है तो पति को गुस्सा आ जाता है और सोसाइटी में पति जाता है उस गाइड की कंप्लेन करने के लिए, कि मीटिंग होती है और कंप्लेन जो करता है उसका पति, वो करता है श्याम कर्माकर। श्याम कर्माकर एक व्यक्ति है, उससे कंप्लेन करता है। सभी मीटिंग लेते हैं अपार्टमेंट वाले और उस गार्ड को वहाँ से अलग करने की सोच लेते हैं। अपार्टमेंट, दूसरा जो अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट में जाने के लिए पारस अपार्टमेंट में उसको भेज देते हैं और वहाँ से एक लड़के को लाना है, गाइड को, पारस अपार्टमेंट से विजय थापा को, उसको लाना है। 5 तारीख का टाइम था, 5 तारीख 1990 का दिन था, समय था दिन का। फिर से वही घटना होने के लिए है। लेकिन क्या है कि जो इसका बाप है इस लड़की का, जिसका नाम है नागरदास पारेख। नागरदास पारेख ज्वेलरी का काम करता है, तो अपनी शॉप पर रहता है, दुकान पर बेटा भी साथ में रहता है, भावेश वो भी साथ में रहता है। 5 तारीख 1990 का दिन है जब ये घटना होने वाली है। पिता लंच कर गया है, बेटी 2 बजे स्कूल से आती है, 7 से 2 स्कूल था, 10वीं क्लास की लड़की है, आती है और ये घटना 5 तारीख को घटना हो जाती है। गाइड को जब वहाँ से हटा दिया गया, विजय थापा आया गार्ड और धनंजय को पारस अपार्टमेंट को भेज दिया गया। जब ये चीज़ें हुई, अपार्टमेंट में घटना हुई, तीसरे माले पर ये लोग रहते हैं, तो ये बताई कहानी पुलिस को। तो इसके आधार पर जब देखा गया कि उसी दिन 5 तारीख के दिन वही धनंजय ऊपर से तीसरे माले से उतर रहा है, जिन कपड़ों में गया था उन्हीं कपड़ों में आया है। और जबकि देखा गया कि लड़की को पूरे शरीर में खून है और सभी प्रकार की वो चीज़ें हैं, हाथ टूटे हैं, पाँव टूटे हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, चोट हैं, गहरी चोट हैं और लड़की के शरीर पर जो वीर्य मिला है, सीमेंट मिला है, वो सभी चीज़ें हैं। लेकिन वो गाइड जब नीचे उतरा तो उसको देखकर ये लग रहा था शायद ये नहीं है। फिर भी उस गाइड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ले गए, यानी धनंजय को, इसी आधार पर सबूत, जबकि लड़की का जो गेट है वो अंदर से बंद था। अब ये संशय था और इस संशय के आधार पर जो सबूत उनने बताए थे कि इसने ऐसी ऐसी घटना की थी कि 1-2 बार लड़की को छेड़ा है और हरकतें भी की हैं। इसके बाद 5 तारीख को ये घटना हो जाती है। 1 तारीख को किया, 3 तारीख को किया, 5 तारीख को घटना होगी। अब आप सोच सकते हैं कि उस गाइड को ले जा करके तो 25 जून 2004 को उसको फांसी होनी थी, लेकिन इसके भाई ने बोला है कि मेरा भाई निर्दोष है, तो उसकी फांसी को 14 अगस्त टाइम दे दिया। लेकिन इससे पहले भी जैसे कि हाई कोर्ट में भी गए लोग, राज्यपाल से भी मांगा गया कि क्षमा याचना, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन राज्यपाल ने भी इसको माफ़ नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा रहा। राष्ट्रपति जब अब्दुल कलाम थे तो राष्ट्रपति ने भी इस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, बोला है कि फांसी होनी चाहिए। और ये फांसी इसके बाद 14 अगस्त को फांसी जब होती है तो गार्ड धनंजय बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं गरीब था इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हुई है, और उसको फांसी दे दी जाती है। अब लोगों को शक है, इससे पहले भी लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले कि आखिर इसी ने इस प्रकार की हरकत की है, और पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद भी उसको फांसी दी गई है। बस इतना है कि उसने 2 बार एक क्राइम किया है कि लड़की को छेड़ने की कोशिश की है, बोलने की कोशिश की है। और इसके बाद जो लड़की जो अंदर जब घटना हुई है कमरे के अंदर, तो गार्ड कैसे बाहर निकला, और गार्ड पूरा मतलब ये है कि गार्ड देखकर उसको पता नहीं कर सकते हैं कि उसने किया है। आखिर किया किसने है, इसके बाद भी लोगों ने इसका विरोध किया। और लोगों को ये लग रहा था कि जो फांसी दी गई है, निर्दोष व्यक्ति को फांसी दी गई है, और शायद जिसने क्राइम किया है वो आज जिंदा है, घूम रहा है। और 21वीं सदी में होने वाली ये फांसी की घटना सबसे बड़ी संशय करने वाली घटना हुई, और आज भी लोग इस फांसी की सज़ा के लिए, इस घटना के लिए कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है जिसने अपना पक्ष रख नहीं पाया, सिर्फ इसकी वजह से कि वो गरीब था, और शायद उसने किया हो नहीं किया हो, लेकिन लोगों की नज़रों में वो निर्दोष था, और निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई। दोस्तों, ये कहानी थी धनंजय चटर्जी की, जिसको फांसी की सज़ा 14 अगस्त कोलकाता में। और इस फांसी के बाद लोगों के बीच क्या रिएक्शन रहा। हमारी इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक रोज़ आपको एक नई कहानी
उन सभी घटनाओं के बारे में हो, देश के छोटे बड़ी जो भी घटनाएं हुई हैं, सच्ची कहानी आप उस घटनाओं को कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। हर रोज़ एक नई कहानी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज की जो कहानी थी वो थी धनंजय चटर्जी की, जिसको फांसी की सज़ा होने के बावजूद भी लोगों के बीच ये संदेह बना रहा कि आखिर एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई। ये निर्दोष था या इसने कोई दोष किया था, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में आखिर क्या था, ये रहस्य बना हुआ है इस कहानी से और इस घटना से। दोस्तों, अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।